जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक परिदृश्य की, और भारत के भौतिक परिदृश्य के अंदर हम लोग बात कर रहे थे भाग नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पठारों की, जिसके अंदर हम लोगों ने अरावली पर्वत श्रेणी की चर्चा की थी, विंध्य पर्वत श्रेणी की, सतपुड़ा के पठार की और पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात हमने की थी। तो पहला प्रश्न मेरा आज का ये है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाईमुडी और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसके बाद में अगला प्रश्न है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम है जिंदगाड़ा और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम है दो बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पठारों की बात की थी, पर्वतों की बात की थी, और आज हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पठार। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम पठार है। सबसे प्राचीन पठार जो है भारत के अंदर वो है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में अगली बात हम लोग कर सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ये एक प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में है, त्रिभुज के समान इस प्रकार से। जैसे ये देखिए आप लोग, ये यहाँ पर ये दक्षिणी भारत है और ये यहाँ पर इस प्रकार से आपके त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है, ये वाला। तो ये दूसरी बात, ये प्राचीन भी है, प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन भी है और ये त्रिभुजाकार आकृति में है। किस आकृति में है? त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं कि इस प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से 900 मीटर तक है। 600 मीटर से 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। कैसी ऊंचाई है? औसत ऊंचाई। 600 से 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और इस पठार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है मध्यवर्ती पठार। कौन सा? मध्य उच्च भूमि पठार, मध्य उच्च भूमि पठार। और दूसरा भाग जो है इसका है आपके दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। भारत के पठारी क्षेत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि पठार और दूसरा है दक्कन का पठार, जो भारत के अंदर पाए जाने वाली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, त्रिभुजाकार आकृति में है और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक पाई जाती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह करते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो उत्तरी भाग है वो कठोर है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। मध्यवर्ती उच्च भूमि जो है वो कठोर और आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार कठोर है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। इस पठारी क्षेत्र के अंदर इसका पठार पश्चिम में अत्यधिक चौड़ा है और पूर्व में अपेक्षाकृत कम है। मध्यवर्ती पठारी भाग पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूर्व में कम चौड़ा, अधिक चौड़ा पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूर्व में कम चौड़ा। ठीक है ना भाई? तो हम देख सकते हैं कि मध्यवर्ती जो पठारी भाग है वो आपके पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में कम चौड़ा है। और इसके पूर्वी भाग को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं और इसके दक्षिणी भाग को छोटा नागपुर का पठार के नाम से जानते हैं। ये आपके मध्यवर्ती उच्च भूमि है। इसके पूर्वी भाग को, पूर्वी क्षेत्र को हम लोग जो है बुंदेलखंड
बघेलखंड के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से। और इसके दक्षिणी भाग को हम लोग जो है आपके किस नाम से जानते हैं? आपके इसके दक्षिणी भाग को हम लोग छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार के नाम से जानते हैं। अब सीधा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर का पठार भारत के किस भौतिक परिदृश्य का भाग माना जाता है? तो आपको पहला ऑप्शन अगर ये है तो आपको दे सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पठार। अगर ये नहीं है तो ये भी दे सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार, या आपको ये भी दे सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के मध्य उच्च भूमि के पठार का भाग जो है वो है छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद में आगे बात कर सकते हैं दक्कन के पठार की। किसकी बात कर सकते हैं? दक्कन के पठार की। तो ये दक्कन का जो पठार है ये भी भारत के पठारी भाग का हिस्सा है और ये आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर के मध्य विस्तृत है। दक्कन का पठार, दक्कन का जो पठार है वो आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लगाकर दक्षिणी छोर के मध्य तक विस्तृत है। दक्षिणी छोर के मध्य तक विस्तृत है। ठीक है भाई। दूसरी बात इसकी है कि उत्तर में इसकी चौड़ाई अधिक है और दक्षिण में इसकी चौड़ाई कम है। उत्तर में दक्कन के पठार की चौड़ाई, उत्तर में इसकी चौड़ाई अधिक और दक्षिण में इसकी चौड़ाई कम है। उत्तर में अधिक चौड़ाई है दक्कन के पठार की और दक्षिण में इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। इसके बाद इस पठार की ऊंचाई पश्चिम में अधिक है। इस पठार की ऊंचाई, ये तो हुई चौड़ाई की बात, अब ऊंचाई की बात करते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो है पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक। सॉरी गलत हो रहा है, एक मिनट। पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है और पूर्व में इसकी ऊंचाई कम है। इसलिए दक्कन के पठार की सारी नदियां जो है वो पूर्व की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई क्या है? कम है। ठीक है ना? इसलिए वो सारी नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसके अलावा दो नदियां हैं जिसका नाम है नर्मदा और ताप्ती। ये नदियां आपके अरब सागर में जाकर के गिरती है, क्योंकि ये पठार के पर्वत श्रेणियों से होकर के गुजरती है, तो इसका ऊंचाई इसके से कोई लेना देना नहीं होता है। तो नर्मदा और ताप्ती पूर्व पश्चिम की तरफ अरब सागर में और बाकी दक्षिण भारत की सारी नदियां जो है पूर्व में जाकर के गिरती है, क्योंकि दक्कन के पठार की पूर्व में ऊंचाई क्या है? कम है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि भारत के अंदर काफी मात्रा में दक्कन पठार जो है पाए जाते हैं और इन पठारों के नाम में आप लोगों के सामने जो महत्वपूर्ण है उनके नाम आप लोगों के सामने रखा हूं, तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से पठार है जो कहां किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काठियावाड़ पठार की। काठियावाड़ पठार जो आपके गुजरात तथा गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। ठीक है। दूसरा आप लोगों के सामने है मेवाड़ मारवाड़ पठार। मेवाड़ मारवाड़ पठार जो है आपके दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। इसके बाद में आगे आप लोगों के सामने है बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड जो है एमपी और यूपी यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो आपके बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको कहते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड
और उड़ीसा। इन 5 राज्यों के अंदर ये छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इसके बाद में रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में और मेघालय का पठार जो है वो मेघालय में, मेघालय का पठार मेघालय में और दक्कन लावा पठार जो है मध्य प्रदेश गुजरात में शामिल है। दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार जो आपके मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के प्रमुख पठारों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है मालवा का पठार, मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। इस मालवा के पठार को राजस्थान में किस पठार के नाम से जानते हैं? हाड़ौती का पठार। और यहाँ से चंबल नदी जो निकलती है वो प्रमुख नदी के नाम से जानी जाती है। और नर्मदा और ताप्ती नदियां भी यहीं से निकलती है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदियां भी यहीं से निकलती है। चंबल, नर्मदा और ताप्ती जो हाड़ौती का पठार है कि मालवा के पठार से निकलती है। और इसके बाद में है दंडकारण्य पठार जो छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक राज्य में फैला हुआ है और यह अत्यंत ऊपर खाबड़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा